आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बंधु कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये अलजेब्रा का। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में हर सेट में इससे आना ही आना है। आप इसका देखो इंट्रोडक्शन जो है बेसिक, अगर इंट्रोडक्शन की बात किया जाए कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो आप ये कहो कि जिसमें रियल नंबर और प्लस इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर्स मतलब हो गया वास्तविक संख्याएं और ये हो गया आपका काल्पनिक संख्या। अब इसमें सबसे पहला जो बेसिक बात है वो कंसेप्ट हम लोग को समझना है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का। और जब काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या हम समझ जाएंगे तो सम्मिश्र संख्या हम समझ जाएंगे। और ये दोनों को समझना है तो सबसे पहले हम काल्पनिक संख्या को समझें। इसकी एक छोटी सी दुनिया है, एक छोटा सा संसार है। हम इसके बारे में समझते हैं तब ये इजी वे में समझ जाएंगे, क्योंकि ये तो इसकी संसार बहुत बड़ी है। आप इस चीज को देखो, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स हिंदी लिखा हुआ है काल्पनिक संख्याएं। द इवन रूट्स of a negative numbers is called an imaginary numbers. Imaginary numbers यदि सममूल के अंदर ऋणात्मक संख्या हो तब सम्मिश्र संख्या कहलाते हैं। इस चीज को समझेंगे बंधु, यदि सममूल के अंदर ऋणात्मक संख्या हो तो वो संख्या काल्पनिक संख्या कहलाएगा। जैसे कि आप इस एग्जांपल को देखो, एज फॉर एग्जांपल, जैसे -4 रूट अंडर -4, यहां पे दे दिया गया 4, यहां दे दिया गया -13, यहां पे 6 -250। इस चीज को यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 2 छुपा हुआ है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -4 का पावर 1/2, -13 का पावर 1/4, -250 का पावर 1/6। इसी के बदले यह सब लिखा हुआ। तो यहां जो कहता है कि अगर ऋणात्मक संख्या सममूल के अंदर हो, सममूल मतलब यहां पे जो है बाहर में सम संख्या होना चाहिए, 2 से विभाजित संख्या होना चाहिए, या यहाँ 1/2 लिखा हुआ है, यानी कि नीचे में यहाँ डिनोमिनेटर में सम संख्या होना चाहिए, ये सममूल हो गया। और सममूल किसका हो? ऋणात्मक संख्या का। इसके अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि यहाँ अगर इस रूप में लिखा हुआ है पावर बेस के रूप में, तो आधार जो है, बेस जो है यानी आधार जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। ये दोनों कॉम्बिनेशन जहां पर रहेगा वो संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे डिनोमिनेटर में सम संख्या, नेगेटिव डिनोमिनेटर में सम संख्या। तो ऐसा सिचुएशन जब बनेगा, दोनों कंडीशन, बेस में नेगेटिव और पावर में डिनोमिनेटर में सम संख्या, वो संख्या इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, काल्पनिक संख्या वो कहलाएगा। तो काल्पनिक संख्या जब हम लोग समझ गए तो वास्तविक संख्या समझना बहुत ही आसान हो गया।
वैसी संख्या जो काल्पनिक ना हो वास्तविक संख्या कहलाते हैं। यानी कि अब हम लोग काल्पनिक संख्या को देख लेंगे। काल्पनिक संख्या के लिए दो कंडीशन फिर से एक बार बता रहे हैं, यहाँ नेगेटिव, यहाँ सम संख्या, नेगेटिव सम संख्या, या इस फॉर्म में जब लिखा हुआ हो तो नेगेटिव और बाहर में सम संख्या, यहाँ भी दो छुपा हुआ है। और जो नेगेटिव इमेजिनरी नहीं होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो हम लोग रियल नंबर को डिफाइन करते हैं। ठीक है बंधु, मिटा रहे इस चीज को देख। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का हिंदी लिखा हुआ है वास्तविक संख्या है। द नंबर्स which are not imaginary are called रियल नंबर्स। संख्याएं जो काल्पनिक ना हो वास्तविक संख्या कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, एज फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पे अगर मान लो नेगेटिव ले लें और यहां पे विषम संख्या ले लें, ऑड नंबर, यहां नेगेटिव यहां ऑड नंबर, तो क्या ये इमेजिनरी होगा? इमेजिनरी नहीं होगा। यहां नेगेटिव है बट यहां इवन नंबर नहीं, ऑड नंबर, विषम संख्या, तो ये इमेजिनरी नहीं हुआ। और इमेजिनरी जो नहीं होगा वो क्या होगा, रियल होगा। अगर मान लो हम यहाँ पे इवन नंबर लिए, सम संख्या लिए और नेगेटिव पे आप यहाँ पे ले लिए पॉजिटिव, तो ये भी आपका इमेजिनरी नहीं होगा। और इमेजिनरी नहीं होगा तो क्या होगा, रियल होगा। रूट हो ही नहीं, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, ये सब संख्या रियल नंबर कहलाते हैं। बस इमेजिनरी नहीं हो, वो जितनी भी संख्या है वो सब रियल नंबर कहलाते हैं। तो जब हम लोग रियल नंबर जान गए तो इमेजिनरी नंबर जान गए तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इजी ढंग से हम लोग समझेंगे। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखे थे कि वैसा संख्या जिसमें रियल भी हो और इमेजिनरी भी हो, उस संख्या को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स सम्मिश्र संख्या है। इसका जो फॉर्म है, रूप जो है इस संख्या का, वो x प्लस आई बाई, एक्स प्लस आई बाई, आई का जो वैल्यू होता है -1, अंडर रूट -1। यहाँ कुछ नहीं तो दो छुपा हुआ सम संख्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब कि ये क्या हो गया, काल्पनिक संख्या हो गया। ये हमारा हो गया काल्पनिक संख्या, ये काल्पनिक संख्या हो गया। तो यहां सब ये समझना, ये तो हम समझ गए कि ये काल्पनिक संख्या है और 122 के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि क्या है, क्योंकि ये अननोन क्वांटिटी है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर तब होगा जब 122 रियल नंबर होंगे, रियल, जहां x and y belongs to रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वैसी सम्मिश्र संख्या, वैसी संख्या जो x प्लस आई बाई के रूप में हो, जहां i का मान होता है √10⁻⁻1, जो कि एक काल्पनिक संख्या है, और 122 वास्तविक संख्या हो, तो यह पूरी संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाते हैं। सम्मिश्र संख्या को हम डिनोट करते हैं z से, यानी z बराबर मेरा क्या हो गया, x प्लस आई बाई। जैसे मान लो हम एग्जांपल दें, z बराबर 3 प्लस
4i, z बराबर 5 प्लस रूट अंडर माइनस 7, ये दे दिए। तो ये क्या है, ये i का रूप में है, इस i के रूप में कन्वर्ट होगा, ये इमेजिनरी नंबर है और ये रियल नंबर है, ये दोनों मिलकर ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अब यहां से देखिए x और y दोनों रियल नंबर है, i क्या है, i का वैल्यू होता है अंडर रूट माइनस 1 जो कि काल्पनिक संख्या है, तब इस पूरी संख्या को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं z से। तो z बराबर हमारा क्या हो गया 4x प्लस i है। अब यहां से देखिए, अभी मैं क्लियर कट में बता दिया x और y दोनों रियल नंबर है, लेकिन दोनों के रियल नंबर होने का कंडीशन में फर्क है। ये काल्पनिक संख्या के गुणांक के रूप में है भाई, यानी काल्पनिक संख्या के साथ है और ये काल्पनिक संख्या के साथ नहीं है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया इसको वास्तविक भाग। और ये काल्पनिक संख्या के साथ है इसलिए इसको नाम दे दिया गया काल्पनिक भाग। तो यहां से और भी हम लोग पॉइंट कहेंगे, वेयर x को हम लोग कहेंगे वास्तविक भाग। वास्तविक भाग को डिनोट करते हैं आर ई ब्रैकेट में जेड, क्योंकि वास्तविक भाग का इंग्लिश होता है रियल पार्ट। रियल, वही रियल का ये दो लेटर लिया हुआ है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। जेड का रियल पार्ट ये आपका क्या हो गया, एक्स हो गया। और ये बाई जो है काल्पनिक संख्या के साथ है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं काल्पनिक भाग, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट। तो यहां से हम लोग रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट समझ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर समझ गए, इमेजिनरी नंबर समझ गए, रियल नंबर समझ गए। अब इसके आगे का टॉपिक्स भी हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें छोटा सा, यदि z बराबर 5 प्लस रूट अंडर माइनस 7, तब वास्तविक एवं काल्पनिक भाग निकालें। फाइंड रियल एंड imaginary part of z is equal to 5 प्लस रूट अंडर माइनस 7। इसका निकालना है रियल और इमेजिनरी पार्ट। आप इस चीज को देखो, z बराबर है 5 प्लस रूट अंडर माइनस 7। रूट अंडर माइनस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? -7 रूट अंडर जो है इसको हम दो पार्ट में तोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा। जब गुना करेंगे तो 7 गुना -1 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और ये हमारा i हो गया √7 i। यहां से ये √7 और ये हो गया √-1। तो z बराबर जो मेरा 5 प्लस रूट अंडर -7 था, इसको अब हम लिख देंगे 5 प्लस रूट अंडर 7i। अब जब हम x प्लस आई वाई से कंपेयर करेंगे तो यहां से हमको वास्तविक और काल्पनिक भाग निकल जाएगा। तो x बराबर 5 हो गया और y बराबर √7 हो गया। ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो जब भी कोई नंबर रूट के अंदर नेगेटिव हो तो उसको आयोटा के रूप में, आई का पूरा नाम है आयोटा। आयोटा नाम के मैथमेटिशियन ने इमेजिनरी नंबर का इन्वेंशन किया था। वो अपने नाम के आधार पर ही, अपने नाम का पहला लेटर आई से एक छोटे से नेगेटिव नंबर को, यूनिट को आई अपना नाम दे दिया, कहा कि इट इज आयोटा, यही आयोटा है। तो अगर किसी भी नेगेटिव नंबर अगर है, कोई भी इमेजिनरी नंबर है,
उसको आयोटा के रूप में कन्वर्ट करना हो तो इस मेथड से आप कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जो आगे पूरे इस चैप्टर में आपको इजी कर देगा कॉन्सेप्ट को। नोट करके हम लोग पॉइंट को देखेंगे। पहला पॉइंट, यहां पे हमारा z बराबर है x प्लस आई वाई। यहां से हम दो केस लेते हैं। केस फर्स्ट, इफ x बराबर 0, x बराबर 0 इसका मतलब कि रियल पार्ट 0, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0, ये रियल पार्ट। अगर रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो z बराबर मेरा क्या हो जाएगा आई वाई, z बराबर आई वाई। तो ये एक ही टर्म बचा, एक टर्म आपका खत्म, एक टर्म बचा। तो जहां पे अगर एक टर्म बचता हो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आप ये चीज देखना कि आई का टर्म बचा है या बिना आई वाला टर्म बचा है। अगर आई का टर्म बचा है तो इसी संख्या को कहते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, विशुद्ध काल्पनिक संख्याएं। इसी स्थिति में कहलाता है प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका दूसरा केस हम लोग देखते हैं। इफ y बराबर 0, y बराबर 0 इसका मतलब कि इमेजिनरी पार्ट 0। अगर ये y 0 हो जाएगा तो z बराबर मेरा क्या बचेगा x। अब यहां पे i का टर्म नहीं है, इसमें i का टर्म खत्म हो गया। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में i वाला टर्म खत्म हो जाएगा वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं प्योरली रियल नंबर्स, विशुद्ध वास्तविक संख्या। ठीक है, ये कंसेप्ट को हम लोग एकदम क्लियर कर लिए कि अगर रियल पार्ट 0 होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, विशुद्ध काल्पनिक संख्या, विशुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र। और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हुआ यानी y अगर 0 हुआ, i का कोएफिशिएंट 0 हुआ तो वो संख्या कहलाएगा प्योरली रियल नंबर, विशुद्ध वास्तविक संख्या कहलाएगा। Note 2, imaginary number do not always the order property. Numbers do not always the order property. काल्पनिक संख्या में छोटा या बड़ा का बोध नहीं होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे देखो, अगर हम कहें कि 5 + 3i बड़ा है 5 - 3i, या हम कहें कि 5 जो बड़ा है 5 - 2i, ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। 5 + √(-8) ग्रेटर देन 5 - √(-8), ये सब कंपैरिजन नहीं हो सकता। i मतलब इमेजिनरी नंबर, यहाँ भी इमेजिनरी नंबर, यहाँ इमेजिनरी नंबर, ये भी इमेजिनरी नंबर।
तो अगर दोनों संख्या में अगर आई का टर्म हो या कोई भी काल्पनिक संख्या हो, दोनों में इधर भी और इधर भी, उसमें कंपैरिजन नहीं होगा। अगर दोनों में किसी एक में अगर मान लीजिए काल्पनिक संख्या है, किसी एक में नहीं है, फिर भी दोनों में कंपैरिजन नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए इसमें आई का टर्म नहीं है, बट यहाँ है आई का टर्म, इसलिए ऐसे सिचुएशन में नहीं कुछ कहा जा सकता है, ये संभव नहीं है। नो कंपैरिजन, तुलना नहीं, संभव नहीं है इस सब में कंपैरिजन करना। यानी कि कंपैरिजन हम एक ही केस में करेंगे जब दोनों संख्या वास्तविक संख्या होगी। यह हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट के रूप में तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग का क्या है? तीसरा पॉइंट यह है बंधु कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट के रूप में हम एक प्लेन में उसको दिखा सकते हैं। जैसे z बराबर अगर मेरा x प्लस आई वाई है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको हम एक समतल में, प्लेन में, उसको हम एक बिंदु के रूप में भी मान सकते हैं। अगर वो बिंदु अगर p है तो p का नियामक होगा वास्तविक भाग कौमा काल्पनिक भाग। यानी कि यहाँ से इसका जो कोऑर्डिनेट आ गया वास्तविक भाग कौमा काल्पनिक भाग, यानी x कौमा y हो गया। एक पॉइंट के रूप में मान ली। और जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट के रूप में हम कंसीडर करेंगे तो किस रूप में उसको हम दर्शाएंगे? किसी समतल में, यानी कि किसी प्लेन में। आप इस चीज को देखो, तो जब किसी भी सम्मिश्र संख्या को प्लेन में शो करेंगे, दिखाएंगे, तो यहाँ जो एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स एक्सिस होता है, वो एक्स एक्सिस नहीं कहला कि यहाँ पे कहलागा ये रियल एक्सिस, वास्तविक अक्ष। और ये हमारा कहलागा इमेजिनरी एक्सिस, काल्पनिक अक्ष। अब यहां से मान लीजिए कि ये पॉइंट है हमारा P, x, y, तो यहां से कौन सा क्या डिस्टेंस होगा? तो ये अगर मान लो M पॉइंट है, तो ये ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस है ये x होगा, और ये हमारा हाइट जो है वो क्या होगा? y होगा। ये x और ये क्या होगा? y होगा। जिस तरह से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट के रूप में कंसीडर करने के बाद x एक्सिस रियल एक्सिस कहलाया, y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस कहलाया, तो ये प्लेन भी xy प्लेन नहीं कहलाएगा, ये प्लेन गॉसियन प्लेन कहलाएगा। तो इस प्लेन को जो है हम कहेंगे गॉसियन प्लेन या आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन ये हिंदी में भी यही कहा था, हिंदी में अभी ऐसे ही लिखा था, गॉसियन तल। यहाँ पे इसको बोलते हैं आर्गेंट तल, आर्गेंट तल, ठीक है। नोट 3 में हमारा ये हो गया पॉइंट, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट के रूप में भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, और उसके आधार पर हम लोग प्लेन में उसको हम लोग दर्शा लेंगे। ये नोट 3 हुआ। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा नोट 4 देखोगे, समझोगे इस चीज को। नोट 4, नोट 4 है कंसेप्ट ऑफ आयोटा। कंसेप्ट ऑफ आयोटा, आई का ही पूरा नाम क्या है? आयोटा। आई का कंसेप्ट क्या है? देखिए आई बराबर कितना होता है? √-1, ये हमारा आई है। अब अगर हम इसमें स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1, रूट कैंसिल। आई क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो आई स्क्वायर गुने आई लिख देंगे, आई स्क्वायर -1 गुने आई, हमारा आंसर कितना आ गया? -i।
और जब I4 निकालेंगे आई स्क्वायर गुने आई स्क्वायर यानी -1 गुने -1 तो क्या हो गया +1। तो यहां से देखिए I का पावर चार्ज हमारा कितना हो गया 1। अगर मान लो कि अगर हम I के पावर 8 निकालना चाहते हैं तो हम I के पावर 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, पावर में पावर मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब I के पावर 4 का वैल्यू आया है 1 और 1 स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 होगा। तो देखो यहाँ से 4 का जो मल्टीपल है जैसे 12 रहता I के पावर 12 12, यहाँ 3 होता, यहाँ 3 होता, 1 का क्यूब फिर 1 होगा, यानी कि अगर I का कोई भी 4 का मल्टीपल अगर घात होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। अगर मान लो कि 4 का मल्टीपल से 1 ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए I के पावर 5 का वैल्यू निकालना है, हम इसको लिख सकते हैं I के पावर 4 गुने I के पावर 4 कितना होगा +1 गुना I कितना आ गया I। कोई भी 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा ले लो, 5 ले लिए, 4 के मल्टीपल होता 8, उससे 1 ज्यादा 9 का निकाल लो तो क्या होगा I के पावर 4 उसका पावर 2, 4 दूना 8, हमेशा I के पावर 4 से ही कंपेरिजन करेंगे क्योंकि इसका वैल्यू इजी है 1। तो I के पावर 4 दूना 8, एक पावर और बच जा रहा है इंटू I लिख देंगे, ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 तो 1 गुने I बराबर I हो जाएगा। यानी कि अगर I का मल्टीपल 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है I का पावर तो उसका वैल्यू हो जाएगा I। तो इसी को देखते हुए, इस कंसेप्ट को देखते हुए इसको हम जनरलाइज कर देते हैं। इन जनरल सामान्य रूप में हम लोग देखिए इसको कैसे बता देंगे। अगर मान लीजिए कि I का कोई भी पावर है 4 का मल्टीपल 4n, n है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6, तो कुछ भी अगर हम प्राकृतिक संख्या रखेंगे 4 से गुना करेंगे तो 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 4 का जब मल्टीपल होगा जैसे 4 8 12 सबका वैल्यू 1 होता है, तो ये वैल्यू हमारा हो गया 1। 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा अगर होगा 4n + 1 तो इसका वैल्यू अभी देखे हैं जैसे 5 9 1 हो जाता है I। अगर 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा हो, 2 ज्यादा रहेगा तो वैल्यू हो जाएगा -1। अगर 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा हो तो वैल्यू हो जाएगा -8। यही बात को आप ध्यान में रखेंगे। I का कोई भी बड़ा से बड़ा पावर हो या I का कोई भी छोटा से छोटा पावर हो, उसको 4 से डिवाइड करो, पावर को पूरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 4 के डिविजिबल से 1 ज्यादा, 4 के मल्टीप्लाई से 1 ज्यादा हो जाएगा तो उसका वैल्यू I हो जाएगा। 2 रिमाइंडर बचेगा तो -1, 3 रिमाइंडर बचेगा -I। इसी पर कुछ हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, इस चीज को देखना, हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ I के पावर 67, I के पावर 502 प्लस I के पावर 503, तीसरा ले लेते हैं I के पावर 50, 51, 52, 53। ये 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बंधु। पहला है I के पावर 67, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक फंडा को यूटिलाइज करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे इस संख्या में, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छक 24, 3 शेष बचेगा, 3 शेष बचने पर कितना होगा -8, इसका वैल्यू हो जाएगा -8। I के पावर 502 प्लस I के पावर 503, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 2 शेष बचेगा, 2 शेष बचने पर -1। 4 से डिवाइड करोगे, 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 3 शेष बचेगा, 3 शेष बचने पर कितना है -8। हमारा आंसर हो गया -1 + I। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे,
आई के पावर 50, 51, 52, 53। अब इस चीज को देखो, फिर से 4 से डिवाइड करेंगे, 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 2 रिमाइंडर बचने पर -1। फिर यहाँ 4 से डिवाइड करोगे, 3 शेष बचेगा -i, 4 से डिवाइड करोगे पूरा कट जाएगा +1, 4 से डिवाइड करोगे 1 शेष बचेगा i, +i -i, +1 -1, ये खत्म हो गया, वैल्यू कितना हो गया 0। तो ये भी एक पॉइंट निकल गया। देखो यहाँ चारों लगातार है ना लगातार। तो ये भी पॉइंट हमारा अगला बन गया, जो हम लोग पॉइंट अभी देख रहे थे, 4 पॉइंट हम लोग देखे थे। तो ये 4 पॉइंट के बाद ये 5वां पॉइंट ये है कि i के किसी भी 4 लगातार घातों वाली पदों का योगफल हमेशा 0 होता है। नोट 5 में है, द सम ऑफ एनी 4 consecutive powers of I is equal to 0। I के किसी भी 4 लगातार घातों वाली पदों का योगफल हमेशा 0 होता है। बस i का जो पावर होगा वो चारों लगातार होना चाहिए। जैसे देखिए i के पावर x, x + 1, x + 2, x + 3, 4 लगातार है, सम 0 हो गया। i के पावर दे दिया 1002, 1003, 1004, 1005, वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट देख लिया आप लोग। 14 मिनट। हाँ, अब इसके बाद देखिए हम लोग इसके आगे का कंसेप्ट को देखते हैं। algebraic operation on complex numbers। सम्मिश्र संख्या पर बीजगणितीय संक्रिया। सम्मिश्र संख्या पर बीजगणितीय संक्रिया। पहला हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। योग एवं अंतर। अगर हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कैसे हम क्या करेंगे। मान लो Z1 बराबर दिया हुआ है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में है, मानना है, इसलिए हम x1 y1 यहाँ ले लिए Z1 में, और Z2 में ले लिए x2 + i x2 y। तो यहाँ से जब हम इसको जोड़ेंगे तो रियल पार्ट को एक साथ जोड़ेंगे, यहाँ i कॉमन ले लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को जोड़ देंगे। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि चाहे जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप करो, करने के बाद नंबर का फॉर्म हमेशा x + iy का होना चाहिए। x + iy, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म हो गया। अगर हमको Z1 - Z2 करना है, उसी तरह से घटाएंगे,
x1 माइनस x2 प्लस आई, और यहां से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2। रियल पार्ट को घटा दिए और यहाँ i को कॉमन लेके इमेजिनरी पार्ट को घटा दिए। ये मेरा पहला पॉइंट हुआ। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है वो है मल्टीप्लिकेशन, गुना Z1 इंटू Z2, यानी x1 प्लस आई बाई 1 आई इंटू x2 प्लस आई बाई। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे बेसिक जो मल्टीप्लाई करते हैं उससे कर लेते हैं आगे। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद यह आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है -1। यहां से जब -1 हो जाएगा यानी आई का टर्म खत्म, कोई भी इसमें काल्पनिक संख्या नहीं है, तो इसके साथ आ जाएगा। ये भी रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट, तो ये हो गया x1 x2 माइनस y1 y2, और यहां से आई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x2 y1 प्लस x1 y2। तीसरा है डिवीजन, भाग Z1 बाई Z2, यानी x1 प्लस आई बाई 1, और ये हो गया मेरा x2 प्लस आई बाई 2 डिवीजन में। यहां भी देखिए x प्लस आई बाई के फॉर्म में आ गया, x प्लस आई आई बाई के स्थान पर। तो ये x प्लस आई बाई के फॉर्म में कैसे आएगा जब डिवीजन में होगा? तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में हो, आप उसको x प्लस आई बाई के फॉर्म में लाना चाहते हो, तो उस स्थिति में नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग उसको रेशनलाइज कर दो। नीचे वाले यानी हर वाले सम्मिश्र संख्या के सापेक्ष परिमेयकरण कर दो। प्लस है तो माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, x2 माइनस आई बाई 2, और यहाँ में हो गया x2 माइनस आई बाई 2। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हो कर दो, x1 x2 प्लस आई x2 बाई 1 माइनस आई x1 बाई 2 माइनस आई स्क्वायर बाई 1 बाई 2, और यहाँ पे देखिए a प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से देखिए आई स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस आई खत्म, इसके साथ आ जाएगा, रियल पार्ट हो गया वो। तो x1 x2 प्लस y1 बाई 2, और यहां से आई कॉमन ले लेंगे तो आई हो गया x2 बाई 1 माइनस x1 बाई 2, और ये हो गया x2 स्क्वायर, और ये आई स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, तो आई स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस बाई 2 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसके साथ और इसके साथ दोनों को इसको अलग अलग कर देंगे टर्म में। तो ये हमारा Z1 बटा Z2 बराबर लास्टली हमारा आ गया x1 x2 प्लस y1 बाई 2 बटा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस आई कॉमन, और ये हमारा हो गया x2 बाई 1 माइनस x1 बाई 2 बटा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। फिर देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया x प्लस आई बाई, ये भी जो संख्या आया वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही आ गई। ठीक है बंधु।